फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टीबीएम अवेंजर बॉम्बर्स फोर्ट लॉडरडेल से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। मिशन का कोड नाम फ्लाइट 19 होता है और इसमें 14 एयरमैन शामिल होते हैं। उड़ान के कुछ ही समय बाद कमांडर चार्ल्स टेलर रेडियो पर रिपोर्ट करता है कि उनके सारे कंपास फेल हो चुके हैं और उनका यह बयान रिकॉर्ड होता है, सब कुछ गलत लग रहा है। यहां तक कि समुद्र भी इसके बाद संचार पूरी तरह बंद हो जाता है। रिस्पांस मिशन के लिए भेजा गया एक मार्टिन मरीनर बचाव विमान भी हवा में ही गायब हो जाता है, जिससे 13 और लोगों की जान जाती है। कोई मलबा, कोई शव नहीं मिलता, सिर्फ एक गूंजता हुआ सवाल, ये सब अचानक कहाँ गए? इस घटना को कोई तकनीकी विफलता मानता है तो कोई मौसम की मार, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिलता। यह रहस्य इतना गहराता है कि बरमूडा ट्रायंगल नामक क्षेत्र पहली बार वैश्विक चर्चा में आता है। एक काल्पनिक त्रिकोण जहां विमानों और जहाजों का गायब होना कथित रूप से आम है। फ्लाइट 19 की गुमशुदगी अमेरिकी सैन्य रिकॉर्ड में कारण अज्ञात के रूप में दर्ज की जाती है, लेकिन इसका जनमानस पर प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगले बीट में एक और विमान हिमालय की ऊंचाई नहीं, एंडीज की बर्फ में दफन मिलता है, स्टारडस्ट नाम से। स्टारडस्ट 2 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज की फ्लाइट स्टार डस्ट अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स से चिली के सैंटियागो के लिए उड़ान भरती है। ये एक एवरो लैंकास्ट्रियन विमान है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बमवर्षक से बदला गया है और इसमें कुल 11 लोग सवार हैं, 6 यात्री और 5 क्रू। उड़ान सामान्य रहती है, लेकिन एंस पर्वत श्रृंखला को पार करते समय विमान अचानक रडार और रेडियो संपर्क से गायब हो जाता है। फ्लाइट का आखिरी मोर्स कोड ट्रांसमिशन केवल एक शब्द होता है, एस्टिंडिसी, जो न तो किसी कोड बुक में है और न ही स्पष्ट अर्थ देता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस शब्द को 2 बार दोहराने के लिए कहता है और दोनों बार वही संदेश आता है, जिससे ये और अधिक रहस्यमय बन जाता है। करीब 50 वर्षों तक स्टार डस्ट का कोई सुराग नहीं मिलता, न मलबा, न शव, न ब्लैक बॉक्स। 1998 में 2 पर्वतारोहियों को टुपुंगतो ग्लेशियर के पास विमान का एक इंजन और मानव अवशेष मिलते हैं, जो पूरी तरह से बर्फ में दबे थे। विश्लेषण में पाया जाता है कि विमान को टेफ्रा क्लाउड, ज्वालामुखीय राख और धूल के कारण नेविगेशन में गड़बड़ी हुई, जिससे पायलटों ने यह मान लिया कि वे पहाड़ों को पार कर चुके हैं, जबकि असल में वे सीधे एक ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे थे। इंजन के टुकड़े और मानव अवशेषों की स्थिति से साफ होता है कि विमान सीधे बर्फीले पर्वत से टकराया था और टक्कर के बाद तुरंत बर्फ से ढक गया था, जिससे मलबा दशकों तक नजर नहीं आया। एस्टिंडिसी आज भी एक कोडेड पहेली बना हुआ है। कई थ्योरीज के बावजूद इसका कोई तयशुदा मतलब नहीं निकला है। अगले साल अमेरिका की फ्लाइट 739 अचानक संपर्क तोड़ती है और इस बार कोई ग्लेशियर भी जवाब नहीं देता। फ्लाइट 739 मार्च 1962 में अमेरिका का एक सैन्य ट्रांसपोर्ट मिशन गुआम से फिलीपींस की ओर रवाना होता है, जिसमें बोर्ड पर 93 सैनिक और 3 क्रू सदस्य मौजूद होते हैं। यह चार्टर किया गया लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन विमान अचानक प्रशांत महासागर के ऊपर से गायब हो जाता है, बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के और बिना किसी मलबे के निशान छोड़े। मिशन क्लासिफाइड था, सैनिक वियतनाम संघर्ष की ओर अग्रसर थे, लेकिन उड़ान के गायब हो जाने के बाद किसी प्रकार की खोज या सार्वजनिक सूचना तत्काल नहीं दी जाती। विमान की लोकेशन, आखिरी संपर्क बिंदु और संभावित दुर्घटना स्थल की जानकारी आज भी सटीक रूप से दर्ज नहीं है। कुछ व्यावसायिक जहाजों के क्रू इस क्षेत्र में एक जोरदार विस्फोट देखने का दावा करते हैं, जो संभवतः हवा में हुआ विस्फोट था, परंतु इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। अमेरिकी सरकार विमान के गुम हो जाने को युद्ध संबंधी मौतों की सूची में शामिल नहीं करती, जिससे परिवारों को न तो सम्मानित मान्यता मिलती है और न ही सैन्य लाभ। 60 साल से ज्यादा बीत जाने के बावजूद ये दुर्घटना आधिकारिक रिकॉर्ड में अज्ञात कारण के अंतर्गत ही दर्ज है। कई परिवार आज भी अपनों की याद में निजी स्मारक बनवाते हैं।
यह घटना, जो वियतनाम युद्ध से ठीक पहले घटती है, उस युद्धकालीन अस्पष्टताओं की ओर इशारा करती है, जिनमें मिशन, मौत और मान्यता तीनों धुंधली होती जाती हैं। जब सैन्य उड़ानों में रहस्य और जवाबदेही की कमी होती है, तो अगली कहानी और भी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस को जन्म देती है। MH370 का मामला, जो एक दशक बाद फिर वही सवाल खड़ा करता है। फ्लाइट 191 ओहारे 25 मई 1979 को शिकागो के ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 विमान के बाएं पंख का इंजन टेक ऑफ के दौरान अलग हो जाता है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 191 हवा में मात्र 31 सेकंड टिकती है और टेक ऑफ के तुरंत बाद बाई और झुककर जमीन से टकरा जाती है। टक्कर के साथ ही विमान में आग लग जाती है, जिससे 271 यात्रियों और क्रू की मौत होती है। साथ ही जमीन पर मौजूद 2 लोग भी मारे जाते हैं। ये अमेरिका के नागरिक उड्डयन इतिहास की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना बन जाती है। जांच में पता चलता है कि इंजन के साथ साथ पंख का वो हिस्सा भी टूट गया था, जो विद्युत और हाइड्रोलिक लाइनें संभालता है। इनके टूटते ही पायलटों के पास नियंत्रण के लिए जरूरी डेटा नहीं बचता। FAA तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सभी DC-10 विमानों को ग्राउंड कर देता है और एयरलाइंस को अपनी मेंटेनेंस प्रक्रियाएं पूरी तरह से फिर से डिजाइन करनी पड़ती है। कई एयरलाइंस तब तक इंजन हटाने की प्रक्रिया में शॉर्टकट ले रही थी। इसके बाद इंजीनियरिंग मानकों को सख्ती से लागू किया जाता है, जिससे वाणिज्यिक उड्डयन की सुरक्षा में स्थायी बदलाव आता है। जब मशीन की विफलता पूरे सिस्टम को पल भर में ढहा देती है। अगली दुर्घटना TWA फ्लाइट 800 दिखाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरे आकाश को जला सकती है। फ्लाइट 800 17 जुलाई 1996 की रात TWA फ्लाइट 800 न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से पेरिस के लिए उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान के महज 12 मिनट बाद लॉन्ग आइलैंड के तट के पास विस्फोट के साथ हवा में बिखर जाती है। विमान में मौजूद सभी 230 यात्री और क्रू सदस्य मारे जाते हैं और चश्मदीद गवाहों के अनुसार समुद्र के ऊपर एक विशाल आग का गोला दिखाई देता है। चूंकि यह दुर्घटना अमेरिकी धरती के करीब होती है और सैकड़ों लोगों की जान जाती है, शुरुआती कयासों में मिसाइल हमले या आतंकी साजिश की आशंका शामिल होती है। FBI तुरंत जांच की अगुवाई करता है और करीब 1 साल तक एक स्वतंत्र आतंकवाद जांच चलती है, जिसमें हजारों साक्षात्कार और सैटेलाइट डेटा खंगाले जाते हैं। लेकिन 2000 में NTSB की आधिकारिक रिपोर्ट निष्कर्ष देती है कि विमान के सेंट्रल फ्यूल टैंक में मौजूद वाष्पशील ईंधन को एक क्षतिग्रस्त वायरिंग ने चिंगारी दी, जिससे विस्फोट हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट मेंटेनेंस मानकों की कमी के कारण हुआ था और उसके बाद FAA ने ईंधन टैंक डिजाइन में बड़े सुधारों की सिफारिश की। विमान का मलबा समुद्र से निकाला गया और जांच के लिए दोबारा असेंबल किया गया। जब हादसे की छानबीन आतंकवाद से शुरू होती है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी पर खत्म होती है, तो अगला मामला MH370 एक ऐसा उदाहरण पेश करता है जहां तकनीक, आतंक और पूरी उड़ान ही गायब हो जाती है। MH370 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रात बाकर 41 मिनट बजे उड़ान भरती है, जिसमें कुल 239 लोग सवार होते हैं। उड़ान अपने तयशुदा मार्ग पर लगभग 40 मिनट तक रहती है, लेकिन फिर अचानक उसका ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है और विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से रडार से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अंतिम वॉइस कम्युनिकेशन गुड नाइट मलेशियन 370 के बाद कोई संपर्क नहीं मिलता। जांच एजेंसियां सैटेलाइट डेटा और सैन्य रडार ट्रैकिंग का सहारा लेकर ये अनुमान लगाती है कि विमान ने पश्चिम की ओर मोड़ लिया और फिर दक्षिणी हिंद महासागर की ओर उड़ान भरी। अगले कई वर्षों में मलबे के टुकड़े मोजाम्बिक, रियूनियन द्वीप और तंजानिया जैसे दूर दराज के तटों पर पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य विमान या फ्लाइट रिकॉर्डर आज तक नहीं मिलते। बोइंग 777 का यह मॉडल पहले कभी तकनीकी रूप से असफल नहीं हुआ था। हादसे का न कोई तय कारण सामने आता है, नहीं ये साफ होता है कि यह तकनीकी खराबी थी
या जानबूझकर किया गया डायवर्जन, जब एक संपूर्ण जेट बिना चेतावनी और स्पष्टीकरण के गायब हो जाता है। अगली फ्लाइट एआईआर इंडिया 855 एक ऐसे हादसे की ओर इशारा करती है जहां महज 3 मिनट में सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। MH17 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरती है, लेकिन यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र डोनेट्स्क के ऊपर पहुंचने पर उसे हवा में मिसाइल से मार गिराया जाता है। विमान में मौजूद सभी 298 यात्री और क्रू मारे जाते हैं, जिनमें से अधिकांश 193 यात्री नीदरलैंड के नागरिक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जांच के अनुसार विमान को रूसी निर्मित बुक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से गिराया गया था, जिसे उस समय डोनेट्स्क के विद्रोही नियंत्रित क्षेत्र से दागा गया। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और अन्य देशों द्वारा गठित संयुक्त जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मिसाइल लॉन्चर रूस की 53वीं एंटी एयरक्राफ्ट ब्रिगेड से लाया गया था और हमले के बाद वापस सीमा पार कर रूस ले जाया गया। रूस इस आरोप को लगातार नकारता है, लेकिन उपग्रह चित्र, रेडियो इंटरसेप्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट मिलकर एक स्पष्ट तकनीकी और भौगोलिक ट्रेल तैयार करते हैं। दुर्घटना के 1 साल बाद मलबे के टुकड़े नीदरलैंड लाए जाते हैं और विमान का हिस्सा पुनर्निर्माण किया जाता है। इस हादसे के बाद व्यावसायिक उड़ानों के लिए सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों के ऊपर उड़ान संचालन नियमों में बदलाव किया जाता है, जब युद्ध क्षेत्र में एक नागरिक विमान मिसाइल की चपेट में आता है। अगली फ्लाइट पैन AM-103 एक ऐसी साजिश दिखाती है जहां बम विमान के अंदर लगाया जाता है, न कि बाहर से दागा जाता है। फ्लाइट 447 1 जून 2009 की रात एयर फ्रांस की फ्लाइट 446 रियो डी जनेरियो से पेरिस के लिए अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरती है, लेकिन निर्धारित समय पर पेरिस नहीं पहुंचती। एयरबस A330 मॉडल के इस विमान में कुल 228 लोग सवार होते हैं और उड़ान के 3 घंटे बाद जब यह भूमध्य रेखा के पास पहुंचता है तो ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। मौसम की खराबी, बर्फीले तूफान और ऊंचाई पर तापमान गिरने की वजह से विमान के पिटोट ट्यूब, जो गति मापते हैं, जम जाते हैं, जिससे कंप्यूटर को सही डेटा नहीं मिल पाता। सिस्टम की असफलता के बाद ऑटो पायलट स्वतः बंद हो जाता है और नियंत्रण पायलट के हाथ में आ जाता है, लेकिन कॉकपिट में मौजूद युवा सह पायलट गलत रिएक्शन देता है। वो विमान को ऊपर खींचता है, जबकि आवश्यकता नीचे की थी, जिससे विमान स्टॉल होकर सीधे समुद्र में गिरता है। जांचकर्ताओं को ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दुर्घटना के 2 साल बाद 2011 में 4000 मीटर गहराई से मिलते हैं। रिकॉर्डिंग में आखिरी वाक्य, नू स्पर्डेंस ले कंट्रोल दे एलेवियन, हम विमान का नियंत्रण खो रहे हैं, जब डेटा फ्रीज होता है और इंसान की प्रतिक्रिया उसे और बिगाड़ देती है। अगली फ्लाइट हीलियोस 522 एक ऐसा मामला पेश करती है जहां पायलट की प्रतिक्रिया तो है ही नहीं। हीलियोस 522 14 अगस्त 2005 को हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 साइप्रस से एथेंस होते हुए प्राग के लिए रवाना होती है, लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद केबिन में दबाव अचानक गिरने लगता है। ऑक्सीजन की कमी के चलते पायलट, क्रू और 115 यात्रियों सहित लगभग सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। ग्राउंड कंट्रोल लगातार संपर्क बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इस बीच विमान ऑटो पायलट पर चलता रहता है और निर्धारित समय से बहुत आगे एथेंस के आसमान में चक्कर लगाने लगता है। ग्रीक एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स जब विमान के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कॉकपिट की सीट पर बैठा हुआ पायलट नजर आता है, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा होता। उसकी बॉडी जमी हुई स्थिति में होती है। केवल एक फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो, जो प्रशिक्षण प्राप्त पायलट भी था, आखिरी मिनटों में होश में आता है और कॉकपिट तक पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विमान का फ्यूल खत्म होता है और यह ग्रीस के ग्रमती पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें कुल 121 लोगों की जान चली जाती है। जांच में खुलासा होता है कि ग्राउंड टेक्नीशियन ने प्री फ्लाइट चेक के बाद केबिन प्रेशर मोड को मैनुअल पर ही छोड़ा था। जब विमान खुद उड़ता रहे लेकिन अंदर कोई होश में न हो,
अगली फ्लाइट डीबी कूपर ऐसा केस सामने लाती है जहां एक यात्री जानबूझकर प्लेन को हाईजैक करता है और फिर खुद गायब हो जाता है। डीबी कूपर 24 नवंबर 1971 को नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस सिर्फ 5 पोर्टलैंड से सिएटल के लिए उड़ान भरती है और इसी दौरान एक व्यक्ति जिसने खुद को डैन कूपर बताया फ्लाइट को हाईजैक करता है। वो बोइंग 727 के क्रू को नोट देकर बताता है कि उसके पास बम है, फिर $2 लाख नकद और 4 पैराशूट की मांग करता है। काले सूट और धूप के चश्मे में बैठा कूपर यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। सिएटल में पैसे और पैराशूट मिलने के बाद वो केवल क्रू को साथ रखता है और फ्लाइट को मैक्सिको सिटी की ओर मोड़ने को कहता है। उड़ान के दौरान जब विमान वॉशिंगटन राज्य के ऊपर से गुजर रहा होता है, कूपर पिछला दरवाजा खोलकर पैराशूट से कूद जाता है। FBI तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन न तो उसका शव, न ही पैराशूट और न ही पूरा पैसा कभी बरामद हो पाता है। केवल 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे एक बच्चे को $5,800 मूल्य के नोट मिलते हैं, जो उसी सीरियल नंबर से मैच होते हैं, लेकिन बाकी रकम और कूपर का कोई निशान नहीं मिलता। बोइंग 727 की सीढ़ियों से हवा में कूदना उस समय तकनीकी रूप से संभव था और तभी से इसे कूपर वैनिश नाम दिया जाता है। सुरक्षा में इस चूक के बाद विमान में डिजाइन बदलाव लागू होते हैं और अगली बड़ी घटना 9/11 के बाद सामने आती है, जब पूरे विश्व की एयर ट्रैवल नीतियां दोबारा लिखी जाती है। जल 123 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका की ओर 524 लोगों को लेकर रवाना होती है। टेक के कुछ मिनट बाद विमान का रियर बल्कहेड, एक प्रमुख संरचनात्मक दीवार, विस्फोट के साथ फट जाता है। यह ढांचा 1978 में एक पिछली क्षति के बाद गलत तरीके से मरम्मत किया गया था, जिसके कारण विस्फोट के समय विमान के सभी 4 हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ विफल हो जाते हैं। नियंत्रण खोने के बावजूद पायलट विमान को लगभग 32 मिनट तक हवा में रखने में सफल रहते हैं, जिससे यात्रियों को संभावित बचाव की उम्मीद मिलती है। विमान अंततः जापान के गुन्मा प्रांत के एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होता है और कुल 524 यात्रियों में से केवल 4 जीवित बचते हैं। सभी महिलाएं और सभी पीछे की सीटों पर थी। देर से पहुंचे बचाव दल के कारण कई घायल समय पर चिकित्सा नहीं पा सके, जिससे मौतों की संख्या बढ़ी। जांच से यह सिद्ध होता है कि बोइंग की मरम्मत प्रक्रिया में खामी थी और कंपनी को रिकॉर्ड स्तर का मुआवजा देना पड़ता है। यह हादसा न केवल एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा सिंगुलर क्राफ्ट डिजास्टर बनता है, बल्कि एयरक्राफ्ट में संरचनात्मक निरीक्षण और रिस्टोर प्रक्रिया के मानकों को भी दोबारा परिभाषित करता है, जिसके बाद अगला फोकस ऑटोमेशन बनता है। फ्लाइट 182 PSA 25 सितंबर 1978 की सुबह PSA फ्लाइट 182 एक बोइंग 727 सैन डिएगो की ओर उतर रहा होता है, जब यह 2600 फीट की ऊंचाई पर एक निजी सेस्ना 172 से टकराता है। टक्कर के बाद दोनों विमान हवा में ही टूट जाते हैं और नीचे एक रिहायशी इलाके पर गिरते हैं। कुल 144 लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें 135 PSA फ्लाइट में सवार 2 सेस्ना यात्री और 7 जमीनी नागरिक शामिल होते हैं। ये अमेरिका में अब तक की सबसे घातक मिड-एयर कोलिजन बन जाती है। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में अंतिम पलों में पायलट की आवाज दर्ज होती है, आई होप आई नेवर सी दिस अगेन। जांच से स्पष्ट होता है कि टर्मिनल कंट्रोल एरिया में विजुअल सेपरेशन की जिम्मेदारी दोनों क्रूज के बीच गलतफ हमी में बंटी थी। FAA तुरंत प्रतिक्रिया देता है। संशोधित अप्रोच पैटर्न, रडार ट्रेनिंग और ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम की सिफारिशें अनिवार्य बनती हैं। इस बदलाव से हवाई नियंत्रण प्रणाली में संरचनात्मक सुधार की शुरुआत होती है, जो बाद में TCAS जैसे आधुनिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की नींव रखता है। लॉकबाय 21 दिसंबर 1988 को पैन एम फ्लाइट 103 एक बोइंग 707 लंदन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है और उड़ान के मात्र 38 बाद स्कॉटलैंड के ऊपर हवा में फट जाता है। विस्फोट से 270 लोगों की मौत होती है,
जिनमें विमान के 259 यात्री और चालक दल के सदस्य के अलावा जमीन पर मौजूद 11 स्थानीय नागरिक भी शामिल होते हैं। जांच में सामने आता है कि एक टाइमर से ट्रिगर की गई बम डिवाइस एक सूटकेस में छिपाकर चेक इन की गई थी। मलबा 845 वर्ग किलोमीटर तक फैलता है और लॉकरबी नामक छोटे से कस्बे पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। जांच एजेंसियां, जिसमें स्कॉटलैंड पुलिस और अमेरिकी FBI शामिल होती हैं, कई वर्षों की जांच के बाद लीबियाई खुफिया एजेंट अब्देल बासित अली अलमेग्राही को जिम्मेदार ठहराती हैं। 2001 में उसे नीदरलैंड्स की एक विशेष अदालत में दोषी ठहराया जाता है, जबकि लीबिया सरकार 2003 में औपचारिक रूप से हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करती है और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देती है। एक राष्ट्रीय स्मारक अब वर्जीनिया के आर्लिंगटन कब्रिस्तान में स्थापित है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन सुरक्षा नियमों में व्यापक बदलाव की वजह बनती है और इसके बाद हर अंतर्राष्ट्रीय बैग को सुरक्षा स्कैन के साथ साथ प्रेशर टेस्टिंग के तहत जांचा जाने लगता है। वैलजेट 592 11 मई 1996 को वालोजेट फ्लाइट 592 DC-9 एयरक्राफ्ट मियामी से अटलांटा के लिए उड़ान भरता है, लेकिन टेक ऑफ के 10 मिनट के भीतर एवरग्लेड्स दलदल में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हादसे में सवार सभी 110 लोग मारे जाते हैं और टक्कर के साथ ही विमान पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। जांच में सामने आता है कि कार्गो होल्ड में रखे गए ऑक्सीजन जनरेटर, जो कि खतरनाक सामग्री श्रेणी में आते हैं, गलत ढंग से पैक किए गए थे और उड़ान के दौरान स्वतः सक्रिय हो गए। इससे धुआं तेजी से केबिन और कॉकपिट में फैलता है, जिससे पायलट दृश्यता और नियंत्रण दोनों खो बैठते हैं। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की रिपोर्ट दर्शाती है कि एयरलाइन की मेंटेनेंस प्रक्रिया ने हजार्डस मटेरियल्स हैंडलिंग के सभी नियमों का उल्लंघन किया था। जिन ऑक्सीजन कैनिस्टर्स ने आग लगाई, उन्हें सहेजने या डिसेबल करने की कोई प्रक्रिया अपनाई ही नहीं गई थी, क्योंकि एयरलाइन ने अनुबंधित मेंटेनेंस कंपनी पर निगरानी नहीं रखी थी। रिकॉर्डिंग में पायलट की अंतिम आवाज "वे लूजिंग एवरीथिंग" साफ सुनी जाती है। इस हादसे के बाद वालोजेट की साख पूरी तरह खत्म हो जाती है और महज कुछ महीनों में कंपनी दिवालिया घोषित होती है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इस दुर्घटना के बाद कार्गो प्रोटोकॉल और थर्ड पार्टी मेंटेनेंस निगरानी के नियमों को संशोधित करता है, जो अगली कड़ी की नींव बनाते हैं। फ्लाइट 3701 14 अक्टूबर 2004 को पिनेकल एयरलाइंस की CRJ 200 फ्लाइट 3701 एक फेरी उड़ान होती है, जिसमें केवल 2 पायलट सवार हैं और कोई यात्री नहीं। ये उड़ान लिटिल रॉक से मिनियापोलिस के लिए निर्धारित थी, लेकिन निर्धारित ऊंचाई से ऊपर उड़ाने के प्रयास में एक घातक गलती होती है। पायलट विमान को 41,000 फीट की अधिकतम ऑपरेशनल सीमा तक ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस विमान की इकोनॉमिक सर्विसिंग लिमिट इससे नीचे होती है। अधिक ऊंचाई पर पहुंचते ही दोनों इंजन ओवरहीट होते हैं और एक साथ बंद हो जाते हैं। इमरजेंसी के बाद पायलट बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तापमान और ऊंचाई की स्थिति ऐसी होती है कि रिकवरी संभव नहीं होती। वॉइस रिकॉर्डर पर अंतिम क्षणों में एक पायलट दूसरे से कहता है, "डूड, वी आर गोइंग टू क्रैश।" जांच में सामने आता है कि न केवल SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ, बल्कि पायलटों ने जानबूझकर विमान की क्षमताओं से अधिक उड़ान भरने की कोशिश की थी। विमान मिसौरी के एक रिहायशी इलाके में गिरता है और दोनों पायलटों की मौत होती है। NTSB इस दुर्घटना को इंटेंशनल डिसरिगार्ड फॉर प्रोसीजर्स के तहत वर्गीकृत करता है, जो अगली जांचों में क्रू ट्रेनिंग और फेरी फ्लाइट गाइडलाइंस को संशोधित करता है। फ्लाइट 990 31 अक्टूबर 1999 को इजिप्ट एयर की फ्लाइट 990 न्यूयॉर्क से काहिरा के लिए उड़ान भरती है, लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। बोइंग 767 विमान में 217 लोग सवार थे, जिनमें से कोई भी जीवित नहीं बचता। जांच में सबसे पहले सामने आता है कि विमान अचानक तेजी से नीचे गिरा और कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं भेजी गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सहपायलट गमाल अलबातूती की आवाज बार बार सुनाई देती है, "आई रिलाई ऑन गॉड।" ठीक उसी क्षण
जब विमान ऊंचाई खोता है। एनटीएसबी की जांच ये निष्कर्ष देती है कि सह पायलट ने जानबूझकर विमान को नाक के बल नीचे ले जाकर क्रैश किया, जबकि कैप्टन ने उसे रोकने की कोशिश की थी। दूसरी ओर मिस्र की जांच समिति इस निष्कर्ष को खारिज करती है और कहती है कि घटना एक यांत्रिक गड़बड़ी के कारण हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद की वजह से दुर्घटना की जिम्मेदारी आज तक स्पष्ट रूप से तय नहीं हुई है। एनटीएसबी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बावजूद मिस्र सरकार इसे आत्महत्या नहीं मानती। इससे पायलट मानसिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और क्रॉस जुडिक्शन जांचों पर नई बहसें शुरू होती हैं। याक सर्विस 9633 7 सितंबर 2011 को याक सर्विस फ्लाइट 9633 यारोस्लाव शहर से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिससे विमान में सवार 45 में से 44 लोग मारे जाते हैं। मरने वालों में रूस की पेशेवर आइस हॉकी टीम लोकोमोटिव यारोस्लाव के खिलाड़ी और स्टाफ शामिल थे, जो मिन्स्क में सीजन ओपनर मैच खेलने जा रहे थे। जांच से सामने आता है कि टेक ऑफ के समय पायलटों ने रिवर्स ब्रेक्स का प्रयोग किया, जिससे विमान पर्याप्त गति नहीं पकड़ पाया। इसके अलावा कोपायलट का फ्लाइट सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है, जिससे एयरलाइन की निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं। घटना के बाद रूस की प्रमुख हवाई सुरक्षा एजेंसी रोसोवियत्सिया एयरलाइन का लाइसेंस रद्द कर देती है और देश भर की लीगों में शोक के कारण मुकाबले स्थगित किए जाते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यह भी दर्शाता है कि पायलटों को याक 42 विमान के संचालन में उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। ये लापरवाही एक पूरी पेशेवर टीम के अंत का कारण बनती है। सरकारी रिपोर्ट जारी होने के बाद रूस में छोटे चार्टर ऑपरेटरों की जांच शुरू होती है, जिससे अगली बीट में सामने आने वाली फ्लाइट 149 की परिस्थितियों को समझने की पृष्ठभूमि तैयार होती है। बर्जनेर 301 6 फरवरी 1996 को बर्गेनेर फ्लाइट 301 डोमिनिकन रिपब्लिक के प्यूर्टो प्लाटा से उड़ान भरते ही अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिससे सभी 189 लोग मारे जाते हैं। हादसे की जांच में यह स्पष्ट होता है कि बोइंग 757 के मुख्य पिटो ट्यूब में एक ततैया का घोंसला बनने से एयर स्पीड इंडिकेटर फेल हो जाता है। इस रुकावट के कारण सिस्टम पायलट को झूठे स्पीड रीडिंग्स देता है, जिससे क्रू ये नहीं समझ पाता कि विमान वास्तव में स्टॉल की स्थिति में है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच भ्रम और संवाद की कमी के कारण कोई स्टॉल रिकवरी प्रयास नहीं होता और विमान नियंत्रित रूप से समुद्र में गिर जाता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दर्शाता है कि पायलटों ने स्पीड डिस्क्रिपेंसी के बावजूद टेक ऑफ जारी रखा, जबकि साइड स्टिक अलार्म लगातार बजता रहा। पिटो ट्यूब को उड़ान से पहले कवर न करने की लापरवाही ने एक पूरे विमान को खत्म कर दिया। यह घटना एयरलाइंस के मेंटेनेंस प्रोटोकॉल और प्री फ्लाइट चेकलिस्ट में बदलाव की मांग को जन्म देती है, जिसके बाद अगली बड़ी त्रासदी में इस ज्ञान का अभाव फिर से जानलेवा साबित होता है। फ्लाइट 149 2 अगस्त 1990 को इराक द्वारा कुवैत पर हमले के शुरुआती घंटों में ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 149 कुवैत सिटी एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जबकि सैन्य आक्रमण पहले ही शुरू हो चुका होता है। उड़ान में 367 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिन्हें तुरंत इराकी सेना द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। इनमें से दर्जनों नागरिकों को बाद में सैन्य स्थलों पर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक रणनीति जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है। इस घटना को लेकर ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगता है कि उसने सुरक्षा चेतावनियों के बावजूद फ्लाइट को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि लंदन को हमले की अग्रिम जानकारी थी, लेकिन खुफिया उद्देश्यों से फ्लाइट को जानबूझकर रवाना किया गया। यात्रियों ने महीनों तक बंधक अवस्था में अपमान और असुरक्षा का सामना किया। फ्लाइट 149 की घटना राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर दशकों तक बहस का विषय बनी रही और इसके बाद अगली प्रमुख विमानन विवाद की शुरुआत होती है एक और युद्ध क्षेत्र में। फ्लाइट 605 जून 1993 में कैथे पैसिफिक की फ्लाइट 605 एक एयरबस A330 हांगकांग के काई टाक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान गीली रनवे पर नियंत्रण खो देती है। तेज टेलविंड और भारी वर्षा के कारण
ब्रेकिंग डिस्टेंस घट जाती है और विमान रनवे पार कर सीधे विक्टोरिया हार्बर में घुस जाता है। सभी 296 यात्री और क्रू सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाते हैं, जिससे यह घटना दुर्लभ मामलों में शामिल हो जाती है जहां विमान के जल में चले जाने के बावजूद कोई मौत नहीं होती। जांच में सामने आता है कि पायलट ने मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद रनवे 13 पर लैंडिंग का निर्णय लिया और ऑटोब्रेक सिस्टम को मैन्युअली ओवरराइड कर दिया। इसके अलावा फ्लाइट कंप्यूटर से प्राप्त डेटा पुष्टि करता है कि पायलट ने टेलविंड को गंभीरता से नहीं लिया, जो कि लैंडिंग के समय लगभग 20 नॉट्स थी। कुछ रिपोर्टों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की संचार विफलताओं की भी आलोचना की। 1998 में काई टाक एयरपोर्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह नया चेपलाकोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेता है, जहां ऐसे जोखिमों को घटाने के लिए रनवे डिजाइन को प्रमुखता दी गई। नई हवाई अड्डा संरचना आने वाले वर्षों में एशियाई क्षेत्र की अगली बड़ी विमानन घटना की पृष्ठभूमि तैयार करती है। फ्लाइट 3054 17 जुलाई 2007 को टैम एयरलाइंस की फ्लाइट 3054 एयरबस A320 साओ पाउलो के कोंगोन्हास एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल जाती है। विमान 299 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गीली सतह पर उतरता है, लेकिन बाएं इंजन की थ्रॉटल रिवर्स मोड में फंसी रहती है, जिससे ब्रेकिंग सिस्टम असमान रूप से काम करता है। परिणाम स्वरूप विमान रनवे के छोर से आगे निकलकर एक व्यस्त सड़क पार करता है और एक गोदाम से टकराकर विस्फोट कर जाता है। हादसे में 187 यात्रियों और क्रू के साथ साथ जमीन पर मौजूद 12 लोग भी मारे जाते हैं। ब्राजील के इतिहास का सबसे घातक विमान हादसा। जांच से स्पष्ट होता है कि एयरपोर्ट की सतह पर ग्रूविंग न होने के कारण बारिश में रनवे बेहद फिसलन भरा हो जाता है और यह पहले भी दुर्घटनाओं का कारण बन चुका था। उड़ान से कुछ दिन पहले एक जज ने इसी रनवे को भारी बारिश में संचालन के लिए असुरक्षित मानते हुए चेतावनी दी थी, पर संचालन जारी रखा गया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से यह भी पता चलता है कि पायलटों ने थ्रॉटल असंतुलन का अंदेशा उड़ान के दौरान जताया था। इसके बाद ब्राजीलियाई सरकार ने कोंगोन्हास एयरपोर्ट पर सुरक्षा मापदंडों को तत्काल प्रभाव से सख्त किया। इस हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरणों ने रनवे ग्रूविंग और थ्रॉटल से जुड़ी डिजाइन खामियों की समीक्षा तेज कर दी, जिससे अगली प्रणालीगत विफलताओं की रोकथाम की पृष्ठभूमि बनती है। फ्लाइट 671 8 मई 1964 को बोक की ब्रिस्टल ब्रिटानिया फ्लाइट 671 कनाडा से भारत जा रही होती है, जब स्विट्जरलैंड के ऊपर उड़ान के दौरान इसके केबिन में आग लग जाती है। उस समय विमान में 124 लोग सवार होते हैं। पायलट तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का निर्णय लेता है और ज्यूरिख एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारने में सफल रहता है, लेकिन तब तक केबिन में धुआं भर चुका होता है। दम घुटने से 7 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से अधिकतर पीछे की पंक्तियों में होते हैं। जांच रिपोर्ट संकेत देती है कि आग की शुरुआत संभवतः एक लापरवाही से फेंकी गई सिगरेट से हुई, जो केबिन में बिछे फर्श या सीट के नीचे रखे सामान में सुलगती रही। उस समय इन फ्लाइट स्मोकिंग आम था और सिगरेट डिस्पोजल के कड़े नियम मौजूद नहीं थे। घटना के बाद कई यूरोपीय और एशियाई एयरलाइनों ने केबिन में धूम्रपान पर आंशिक प्रतिबंध लागू किया। यह घटना सिगरेट जनित आग की गंभीरता को उजागर करती है और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सख्त स्मोकिंग बैन की नींव रखती है। इस हादसे के बाद विमानों में फायर डिटेक्शन और स्मोक अलार्म सिस्टम को अनिवार्य किया जाता है, जिससे 1970 के दशक की सुरक्षा नीतियों में बड़ा बदलाव आता है। फ्लाइट 571 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें 45 लोग सवार होते हैं, ज्यादातर एक रग्बी टीम के सदस्य। विमान अर्जेंटीना से चिली जा रहा होता है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण रडार से संपर्क टूट जाता है। खोज और बचाव अभियान कुछ दिनों बाद समाप्त कर दिया जाता है, मानते हुए कि कोई जीवित नहीं बचा होगा। लेकिन 72 दिन बाद 16 लोग जीवित पाए जाते हैं, जिन्हें एक स्थानीय चिली चरवाहे ने तब देखा जब 2 बचे हुए यात्री मदद की तलाश में निकलते हैं।
बर्फ से ढके इलाकों में भोजन और तापमान की कमी के कारण बचने का एकमात्र रास्ता होता है मृत साथियों के शवों को खाना। यह निर्णय उस समय लिया जाता है जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। घटना ने वैश्विक मीडिया का ध्यान खींचा और नैतिक बहस छेड़ दी कि जिंदा रहने के लिए इंसान कहां तक जा सकता है। 1974 में इस पर आधारित पुस्तक अलाइव प्रकाशित होती है और 1993 में इसी नाम से एक फिल्म भी बनती है। इस दुर्घटना के बाद दक्षिण अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च एंड रेस्क्यू नीति में बदलाव किए जाते हैं, जिससे रिमोट लोकेशन में दुर्घटनाओं के जवाब समय पर दिए जा सके। एयर इंडिया 182 23 जून 1985 को मॉन्ट्रियल से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 182 अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ते समय विस्फोट का शिकार होती है। बोइंग 747 जिस पर 329 लोग सवार होते हैं, आयरलैंड के तट से 190 किलोमीटर दूर हवा में ही बिखर जाता है। जांच में पुष्टि होती है कि बम के जरिए हमला किया गया था। जिम्मेदारी सिख उग्रवादियों पर जाती है, जिनका उद्देश्य भारत सरकार के खिलाफ प्रतिशोध था। यह घटना उस समय तक की सबसे घातक विमानन आतंकी घटना बन जाती है, जिसे 9/11 से पहले का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जाता है। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों को हमले से पहले कई चेतावनियां मिलती हैं। कुछ नाम, कुछ संदिग्ध सामान और एक संभावित बम प्लॉट की जानकारी। इसके बावजूद सुरक्षा में भारी चूक होती है, क्योंकि न तो संदिग्ध सामान की ठीक से स्क्रीनिंग होती है और न ही नामों पर एक्शन लिया जाता है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी था कि असली लक्ष्य शायद एक और फ्लाइट थी, लेकिन टाइमर सेटिंग में चूक के कारण विस्फोट एयर इंडिया 182 में हुआ। हादसे के बाद कनाडा की एविएशन सुरक्षा नीतियों में बड़े बदलाव आते हैं और विमान में चढ़ने वाले सभी सामानों की जांच अनिवार्य की जाती है। घटना भारत और कनाडा दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा विफलता का प्रतीक बन जाती है और यह समझ बनती है कि उग्रवाद केवल घरेलू चुनौती नहीं, बल्कि वैश्विक हवाई सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। फ्लाइट 232 19 जुलाई 1989 को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 232 जो डेनवर से शिकागो जा रही होती है, सियोज सिटी, आयोवा के पास अचानक अपने सभी हाइड्रोलिक सिस्टम खो देती है। ये DC-10 विमान, जिसमें 296 लोग सवार होते हैं, मिड फ्लाइट में राइट इंजन के विफल होने के बाद नियंत्रण खो बैठता है। तीनों हाइड्रोलिक लाइनों के कट जाने से विमान को दिशा देने, ऊंचाई बनाए रखने और लैंडिंग के लिए किसी भी सतह नियंत्रण की सुविधा नहीं रहती। इसके बावजूद कप्तान अलहेंस और उनकी टीम बिना किसी हाइड्रोलिक सहायता के विमान को जमीन पर उतारने का प्रयास करती है। टक्कर जोरदार होती है, फ्लाइट रनवे से फिसलती है, पलटती है और कई हिस्सों में टूट जाती है, लेकिन 296 में से 185 लोग किसी तरह से बच जाते हैं। इस दुर्घटना से पहले किसी भी फ्लाइट सिम्युलेटर ने यह संभावना नहीं दिखाई थी कि ऐसे हालात में कोई भी जीवित बच सकता है। घटना के बाद पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोसीजर जोड़े जाते हैं और थ्रस्ट ऑनली कंट्रोल जैसी तकनीकों को पढ़ाया जाने लगता है। एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरर्स, विशेष रूप से मैकडॉनल्ड डगलस, अपनी हाइड्रोलिक डिजाइन की समीक्षा शुरू करते हैं। जांच एजेंसियां बताती हैं कि इंजन में लगे पंखे की दरार, जो पहले कभी पकड़ी नहीं गई थी, इस पूरे हादसे की वजह बनी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो रियलिटी शिफ्ट पर ऐसे और भी विश्लेषण जल्द आने वाले हैं। सब्सक्राइब करके आप हमें ऐसे कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।